हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आंसू कविता का सार और साथ ही आंसू कविता के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आंसू छायावादी युग की श्रेष्ठतम कृतियों में से एक है। कवि ने इस बात का बराबर ध्यान रखा है कि कहीं भी भावों की श्रृंखला टूटने न पाए। इसकी गाथा को आदि, मध्य और अवसान के रूप में बांटा जा सकता है। आंसू की प्रारंभिक पंक्तियों में जिस स्मृतिजन्य वेदना का वर्णन किया गया है उसे इस गाथा का आदि कहा जा सकता है। इसके पश्चात प्रिय का रूप, सौंदर्य, चित्र और प्रेम वेदना का चित्रण इस कथा का मध्य समझा जा सकता है। आंसू के अंतिम पृष्ठों में संसार भर के विरह व्यथित प्राणियों के प्रति जो सहानुभूति का वर्णन मिलता है उसे इस कथा का अवसान कहा जा सकता है। निश्चित ही कहीं कहीं स्मृति के रूप में अनेक प्रासंगिक वर्णन भी मिलते हैं और प्रकटतः वे अपने आप में स्वतंत्र भी प्रतीत होते हैं, किंतु सूक्ष्म विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रासंगिक वर्णन भी किसी न किसी रूप में मुख्य कथा से जुड़े हुए हैं। वस्तु वर्णनों में भी एक प्रकार का पूर्वापर क्रम बना रहा है। कवि ने व्यक्तिगत वेदना को निव्यक्तित बनाते हुए उसे समष्टिगत बनाने का सफल प्रयास किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो आंसू के कलेवर में शुरू से लेकर अंत तक क्रमबद्धता का निर्वाह हुआ है, जो कि एक सफल खंड काव्य की पहली कसौटी है। प्रस्तुत खंड काव्य का एक भाव प्रधान रचना है और उसमें प्रबंधात्मकता का सफल निर्वाह हुआ है। भावों का वर्णन मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिकता की कसौटी पर भी खरा उतरता है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि यह मोतियों की लड़ी के ही समान है। इसका कोई भी मोती बिखरा नहीं है और ना पृथक होकर अपनी आभा बिखेर रहा है। इसलिए आंसू मुक्तक काव्य नहीं अपितु प्रबंधात्मकता से परिपूर्ण एक भाव प्रधान खंड काव्य है। अब हम जानते हैं आंसू कविता के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के बारे में। आंसू कविता का पहला महत्वपूर्ण अंश है, इस करुणा ललित हृदय में अब विगल राजनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। अब हम इस अंश के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आंसू से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि एक विरही प्रेमी के मन की दशा को प्रकट कर रहा है। यह प्रेमिका अपने अतीत के मधुर पलों को याद कर रही है और मन में उत्पन्न होने वाली पीड़ा का वर्णन किए जा रही है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं, जिसमें प्रसाद कह रहे हैं कि प्रेमी स्वयं अपने आप से पूछ रहा है, मेरे इस करुणा युक्त हृदय में व्याकुलता से भरी रागनियाँ क्यों बज रही है, अर्थात आज क्या कारण है कि मेरे अंतर्मन में से पीड़ा के स्वर ही फूट रहे हैं। मेरे मन में इतना दर्द भरा है कि वह पीड़ा आकाश में बादल के समान गरज रही है। कहने का भाव यह है कि मेरा अंतर्मन आज अत्यंत व्याकुल है। अब हम इस अंश की विशेषताओं को देखते हैं।
इसकी पहली विशेषता है, कवि ने विरही प्रेमी की असीम वेदना को इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। दूसरा, कवि ने करुण विप्रलंब श्रृंगार का चित्रण किया है। तीसरा, अलंकारों में मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। अब हम इस कविता के दूसरे अंश को देखते हैं, जो है शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दुर्ग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। इस अंश के प्रसंग की बात की जाए तो यह अंश आंसू कविता से लिया गया है, जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रेमी को मधुर अतीत की यादें सता रही हैं। विरही प्रेमी के मन में उत्पन्न होने वाली पीड़ा का वर्णन किया जा रहा है। प्रिय के मन में विरहाग्नि जल रही है, जिसे उसकी आंखों के आंसू और सांसें और भी अधिक उद्दीप्त कर रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। विरह से व्याकुल प्रेमी कह रही है, प्रिय, वियोग के कारण मेरे हृदय में विरह की आग जल रही है, लेकिन फिर भी यह आग शीतल है, क्योंकि प्रिय के हृदय में पहले से ही संयोग के क्षणों से जुड़ी हुई अनेक मीठी यादें हैं और मिलन के क्षण हमेशा सुखद होते हैं। इसलिए उसके हृदय में प्रज्वलित विराग्नि भी शीतलता ही प्रदान करने वाली है। मेरी आंखों से बहने वाले आंसू विरहाग्नि के लिए ईंधन का काम कर रहे हैं। मेरी सांसें भी विरह रूपी अग्नि को भड़काने के लिए वायु के समान काम कर रही हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हवा चलने से आग और भी अधिक उद्दीप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे भीतर से उठने वाली आहें भी मेरी व्यथा को और अधिक बढ़ा रही हैं। पता नहीं क्यों मेरी ये सांसें व्यर्थ ही चल रही हैं, क्योंकि प्रियतम के बिना इनका कोई अर्थ नहीं है। अब हम इस अंश की विशेषताओं को देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है, कवि ने विराग्नि का सुंदर रूपक बांधा है। दूसरा, विरोधाभास अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। तीसरा, भाषा तत्सम निष्ठ है। अब हम इस कविता के तीसरे अंश को देखते हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य आंसू से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने विरही प्रेमी की मनोदशा का सजीव चित्रण किया है। विरह से दग्ध प्रेमिका की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब हम इस अंश की व्याख्या को देखते हैं। विरही प्रेमी कह रहा है, मेरे मन में गहन पीड़ा अब मस्तिष्क में सुखद स्मृतियों के रूप में छा गई थी, और आज इस असमय में वही घनीभूत पीड़ा अश्रुधारा के रूप में प्रवाहित होने लगी। कवि के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार जलवाष्प घनीभूत होकर बादलों का निर्माण करते हैं और फिर वर्षा काल में वर्षा के रूप में बरस पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे मन मस्तिष्क पर प्रिय की वियोगजन्य घनीभूत पीड़ा छा गई है और असमय में आंसुओं के रूप में प्रवाहित हो गई है। इस अंश की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, दुर्दिन का आशय असमय से है, किंतु इसका श्लिष्ट अर्थ वर्षा काल है। दूसरा, भाषा तत्समनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है। तीसरा, श्लेष और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं इस कविता के चौथे अंश पर, जो है शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधुली में
कौतूहल से तुम आए। इन पंक्तियों के प्रसंग को देखें तो यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने विरही प्रेमी की मनोदशा का सजीव चित्रण किया है। विरह से दग्ध प्रेमी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इसकी व्याख्या को देखते हैं। विरही प्रेमी कह रहा है, हे प्रिय, तुम्हारे आने से पहले मेरे जीवन में गहरा अंधकार छाया हुआ था, किंतु तभी तुम अपने चंद्रमा समान सुंदर मुख पर घूंघट डाले हुए तथा अपने आंचल में सुख रूपी दीपक छिपाए हुए मेरे जीवन में आ गए। उस समय मेरे जीवन में गोधूली का समय था, अर्थात निराशा का घंघोर अंधकार छाया हुआ था। मैं अपने जीवन से निराश हो चुका था, लेकिन तुम कौतूहल की तरह मेरे जीवन में आए, जिससे मेरे जीवन की सारी निराशा दूर हो गई। इस अंश की पहली विशेषता है, विरह के बाद प्रिय का आगमन निश्चित ही प्रेमी के जीवन को उल्लास से भर देता है। दूसरा, रूपक उपमा कौतूहल में अलंकारों का प्रयोग है। अब हम इस कविता के 5वें अंश को देखते हैं। बांधा ना विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। यदि बात इस अंश के प्रसंग की जाए तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने विरही प्रेमी की मनोदशा का सजीव चित्रण किया है। विरह से दग्ध प्रेमी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। प्रेमी अपने प्रिय के मुख के सौंदर्य का वर्णन करते हुए निम्नलिखित रूपकों का सहारा लेता है। इसकी व्याख्या को देखें। इन पंक्तियों में प्रेमी कहता है कि उसके प्रियतम का मुख चंद्रमा की तरह सुंदर था, जिसे देखकर लगता था कि उसे केश रूपी काली जंजीरों से बांध रखा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रिय के मुख पर काली अलकें लहरा रही थी, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो चंद्रमा को काली जंजीरों ने बंदी बना रखा हो। मेरे प्रिय के केश काले नागों की भांति दिख रहे थे और इन बालों की मांग में हीरे जड़े हुए थे। कदाचित इसलिए मैं आश्चर्य में डूबा हुआ था कि मणि वाले सर्पों के मुख में हीरे भरे हुए थे। इस अंश की विशेषताओं की बात की जाए तो पहला, इसमें प्रियतम के सौंदर्य का वर्णन किया है और दूसरा, रूप कातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस कविता का 6वां अंश है, अपने आंसू की अंजलि आँखों में भर क्यों पीता, नक्षत्र पतन के क्षण में उज्जवल होकर है जीता। इस पंक्तियों के प्रसंग को देखें तो यह पंक्तियाँ आंसू कविता से ली गई है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में कवि ने विरही प्रेमी की मनोदशा का सजीव चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में विरही प्रेमी को प्रकृति की समस्त वस्तुओं में साम्य दिखाई देता है। कवि विरह और मिलन की अनुभूति का मार्मिक चित्रण करते हुए कहता है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। विरही प्रेमी अपने मन से प्रश्न करता है कि हे मन, तुम अपने दुखों को आंसुओं के माध्यम से स्वयं क्यों पी रहे हो, अपने दुख में स्वयं ही घुल रहे हो और उसे किसी को बता भी नहीं रहे हो। हे मन, तुम विचार करो कि जब सितारा आकाश से टूटकर गिर जाता है तो वह भी एकदम चमककर अपनी आभा बेकार कर देता है। अतः हे मेरे मन, अब तू भी अपने दुख के आंसू को स्वयं पीना छोड़कर अपने भावों को अभिव्यक्त करना सीखो।
इस अंश की विशेषताएं देखी जाए तो इसकी पहली विशेषता है, कवि के कहने का अभिप्राय है कि विरही जन के आंसू भी निकलकर उसके अंतर्मन को उज्जवल बना देते हैं। दूसरा, कवि ने विरही व्यक्ति के हृदय का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। तीसरा, प्रश्न एवं मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग है। इस कविता का 7वां महत्वपूर्ण अंश है, चुन चुन ले रे कन कन से जगती की सजग व्यथाएं, रह जाएंगी कहने को जन रज्जन करी कथाएं। इन पंक्तियों के प्रसंग को देखें तो प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से ली गई हैं। कवि ने विरही प्रेमी की मनोदशा का सजीव चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के जीवन दर्शन की भी अभिव्यक्ति हुई है। इसकी व्याख्या देखें। अपने मन को समझाते हुए विरही प्रेमी कह रहा है, हे मन, इस संसार में सभी लोग विभिन्न प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं, इसलिए अब तू धरती के कण कण से सारे दुखों को दूर कर देगा, तब इस धरती पर दुख और व्यथा नाम की कहानियाँ नहीं रह पाएंगी। लोग केवल मनोरंजन के लिए इन व्यथाओं की कहानियाँ कहा करेंगे। भाव यह है कि उस समय, उस स्थिति में लोगों को कोई व्यथा अथवा पीड़ा तो होगी नहीं, फिर भी लोग केवल मनोरंजन के लिए ऐसी कथाएं कहेंगे और सुनेंगे। इस अंश की विशेषताएं हैं, कवि ने दुखी व्यक्ति के मनोविज्ञान का वर्णन किया है और दूसरा, इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इस कविता का 8वां महत्वपूर्ण अंश है, इस व्यथित विश्व पतझड़ की तुम जलती हो मृदु होली, हे अरुणे सदा सुहागिनी मानवता सिर की होली। इसके प्रसंग को देखें तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आंसू से ली गई है। कवि ने विरही प्रेमी की मनोदशा का सजीव चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। इसकी व्याख्या है, विरह जन्य पीड़ा से व्याकुल कवि कहता है कि यह सारा संसार ही किसी न किसी पीड़ा से पीड़ित है, और जिस प्रकार पतझड़ में होली विभिन्न प्रकार के सूखे पत्ते, मुरझाए हुए फूल को जला देती है, ठीक उसी प्रकार मेरी पीड़ा को भी इस संसार में व्याप्त दुखों का नाश करने वाली होनी चाहिए। इसी प्रकार विश्व की यह पीड़ा भी पतझड़ की भांति झड़ जानी चाहिए तथा कोमलता पूर्वक उसकी होली जलनी चाहिए। वह प्रातःकाल को भी संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारा अस्तित्व सदैव बना रहे। हर विरही व्यक्ति के हृदय में तुम्हारा वास होता है और तुम समूची मानव जाति के सिर पर लगने वाली रोली अर्थात गौरव का प्रतीक हो। तुम भी अंधकार रूपी संसार के अनावश्यक पदार्थों को जलाकर नष्ट करके एक नया प्रातः रूप प्रदान करो। इस अंश की विशेषताएं देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है, कवि के मानवतावादी विचारों का पता चलता है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इस कविता का 9वां महत्वपूर्ण अंश है, आशु वर्षा से सिंच कर दोनों ही कूल हरा हो, उस शरद प्रसन्न नदी में जीवन द्रव अमल भरा हो। इसके प्रसंग को देखें तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आंसू से ली गई है। कवि ने विरही प्रेमी की मनोदशा का सजीव चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के जीवन दर्शन की भी अभिव्यक्ति हुई है। व्याख्या देखते हैं।
विरही प्रेमी कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि आँखों की वर्षा से संचित होकर मेरे जीवन रूपी नदी के दोनों किनारे हरे भरे हों। मेरे जीवन में सुख और दुख दोनों ही बने रहे। मेरे जीवन रूपी शरतकालीन नदी में मेरा निर्मल जीवन जल प्रवाहित होता रहे। मेरे जीवन में सुख दुख के प्रति एक जैसा व्यवहार बना रहे, जिससे कि मेरा जीवन भली प्रकार चलता रहे। इन पंक्तियों की विशेषताओं को देखते हैं। विरही प्रेमी सुख दुख के प्रति साम्य भाव रखना चाहता है। दूसरा, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और तीसरा, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू कविता का सार और उसके महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।